हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विद्या शर्मा जी के लिखे हुए उपन्यास का चौथा भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। नंदिनी एक बार फिर से रूठ कर जा चुकी थी, पर आकाश नंदिनी की हर अदा को बहुत अच्छे से समझने लगा था। वो जानता था कि उसे वो मना लेगा, इसीलिए वो भी बेफिक्र होकर आराम से सो गया। अगले दिन जब वो तैयार होकर नीचे पहुंचा तो नंदिनी हॉल में ही बैठी मिल गई, किसी किताब में नजरें छुपाए। अब वो नजरें क्यों और किससे छुपा रही थी, ये तो आप सब समझ ही गए होंगे। सुबह की हल्की गुलाबी धूप बाहर लगे कदम के पेड़ों की पत्तियों से छनकर आ रही थी और बीच-बीच में नंदनी के चेहरे पर झिलमिल रही थी। कुछ घुंघराले उलझे हुए लटे रह रहकर उसके चेहरे पर आ जाती थी, जिसे वो बड़ी ही नजाकत से वापस अपने कान के ऊपर रख लेती। वो रह रहकर कनखियों से आकाश को भी देखती, फिर किताबों में नजरें जमा देती है। आकाश समझ गया कि मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। बाजरा इतना भी आसान नहीं है। आकाश उसके सामने जाकर बैठा और अचानक से वो जोर जोर से खौंचने लगा। नंदिनी ने एक दो बार तो उसे देखा और सोचा कि तुरंत पानी दे, लेकिन फिर बिना कुछ कहे किताबों में नजरें जमा दी। महाराज जी, एक गिलास हल्दी वाला दूध मिलेगा क्या? गले में खरांस लग रही है। ये सुनकर नंदनी थोड़ी बेचैन हुई, पर मन ही मन बोली, नहीं नंदनी, इस बार तो इनकी बातों में नहीं आएगी और इतनी आसानी से इस बंदर को माफी भी नहीं देगी। तभी प्रोफेसर साहब आ गए और आते ही, महाराज जी चाय और नाश्ता कहाँ है, लेट हो रहा है। उनकी बातों में थोड़ी तल्खी थी, पर जाने किस बात की। नंदनी, तुम तैयार हो? जी पिताजी। तो नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल छोड़ देता हूँ। जी पिताजी। आकाश, जी सर, मैंने तुम्हारा टिकट करवा दिया है, आज ही रात तुम्हें जाना है। टिकट पर जाना कहाँ है? आकाश ने हैरानी से पूछा। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। गुस्सा और जिद अब बेचैनी में बदल रहा था। वो भी जानना चाहती थी कि आकाश को उसके पिताजी कहाँ भेज रहे हैं, इसीलिए उससे रहा नहीं गया। उसने ही पूछ लिया, टिकट किस लिए पिताजी, और इनको कहाँ जाना है? प्रोफेसर साहब ने नंदनी की बातों को नजरअंदाज करते हुए आकाश से कहा, तुम्हारे घर से तार आया है ना, तुम्हें नहीं पता? आकाश की चोरी पकड़ी गई थी, उससे कुछ कहते ना बना। तब प्रोफेसर साहब बोले, तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते थे, पर अफसोस कि तुमने मुझे इस लायक नहीं समझा। आकाश तुरंत उनके पैरों में गिर पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद ही बड़ी कश्मकश में था कि क्या करूँ। इतने बरस किसी को मेरी सुध नहीं हुई और आज अचानक से सर। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए भावनात्मक रूप से मजबूर किया जाए। प्रोफेसर साहब ने कहा, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें पढ़ना है और बहुत बड़ा आदमी बनना है। यही बात तुम खुद जाकर उनसे कहो, ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें खुद लड़नी होगी। और हाँ, यहाँ लोग कुछ पैसे रख लो, और अगर वहाँ वाकई में कोई बीमार है तो दवा दारू के लिए दे आना। नहीं नहीं सर, मैं आप पहले ही आपके एहसानों के बोझ के लिए दबा जा रहा हूँ, अब ये पैसे लेकर मैं। खबरदार, जो एक शब्द कहा तो तुम नंदनी को पढ़ाते हो, उसी की फीस समझ कर रख लो। इससे पहले आकाश कुछ और कहता, प्रोफेसर साहब जा चुके थे। ये सारा माजरा नंदनी की समझ से बाहर हो रहा था। उसकी आंखें भर आई। आकाश ने उसे देखा पर कुछ कह नहीं पाया, पर नंदनी के आंसू ने बहुत कुछ कह दिया और शायद आकाश समझ भी गया था। पर प्रोफेसर साहब की नज़रों में एहसान फरामोश नहीं बनना चाहता था, वो तो एक आदर्श शिष्य बनना चाहता था। नंदनी बिना कुछ कहे भागकर अपने कमरे में चली गई। उसे यकीन था कि आकाश उसे जरूर बात करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बात से उसे बहुत ठेस लगी। थोड़ी देर में ही वो भी प्रोफेसर साहब के साथ अपने स्कूल चली गई और आकाश भी कॉलेज चला गया। स्कूल पहुंचते ही केतकी, जो उनकी हमराज थी, उसने टोकते हुए कहा, कहिए नंदिनी महारानी, रात भर कहाँ घूम रही थी? नंदिनी ने तेज में आते हुए पहले तो उसे घूरा और उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो कितने गुस्से में है। फिर दांत पीसते हुए अपनी चोटी को पीछे की तरफ लहराते हुए कहा, मैं कहाँ घूम रही थी? लगता है तेरी आंखें कमजोर हो गई है, तुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता और समझ तो तेरे घुटनों में चली गई है। केतकी पर नंदिनी की बातों का कोई असर नहीं पड़ा, ना ही वो नाराज हुई, और वैसे ही मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से बोली, पर आपकी आंखें तो यही बता रही है मोहतरमा, इतनी लाल और सूजी हुई है, तुम रात भर सो ही नहीं हो। नंदिनी अभी भी गुस्से में भरी हुई थी।
थोड़ा चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो रहा है क्या? मेरी आंखें देखकर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं रात भर सोई नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि शायद मैं बहुत रोई हूँ। ओहो, तो आप रोई है, सत्यानाश हो जाए उस मुए का, उस मुंह में कीड़े पड़े, गंजा हो जाए, सारा उम्र कुंवारा रहे। पर आखिर कौन है वो बदनसीब जिसने आपकी आंखों में आंसू दिए? तू बता तो पहले। हम उसकी चुटिया उखाड़कर ऐसा मारेंगे कि उसके 7 पुश्ते याद करेंगे। और तो और तेरे कदमों में लाकर नाक न रखवाया तो हम भी तेरी प्रिय सखी केतकी नहीं, मेरे दोस्त की आंखों में आंसू दिए उसकी तो। चल हट, तू हमारी उदासी का मजाक उड़ा रही है, जबकि तुझे जरा भी खबर नहीं है कि यहाँ कितनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। केतकी ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बड़ा सा मुंह खोला और अपनी लंबी सी चोटी को हाथों में लेकर घुमाते हुए बोली, अच्छा जरा बता तो कौन सी आफत आई है और कहाँ से आई है? देख केतकी, हम मजाक के मूड में नहीं हैं। हाँ तो हमने कब कहा कि तुम मजाक कर रही हो? अच्छा चल, हम उसी पुराने तालाब के पास बैठकर इत्मीनान से बातें करेंगे और फिर तेरी सारी समस्या का हल भी खोजेंगे। अच्छा, और कक्षा? कक्षा का क्या है? आज हमारी मैडम जी मलेरिया के साथ गप्पे लगाएंगे। मेरा मतलब है उनको मलेरिया हो गया है, वो बुखार से पीड़ित है, इसीलिए स्कूल नहीं आएंगी। तो पहला पीरियड खाली है और हम आराम से गप्पे लड़ा सकते हैं। मेरा मतलब है कि तुम्हारी उदासी का कारण जान सकते हैं। अब मेंढकी के जैसे मुंह ना फुलाओ और चलो। कहाँ चले? अगर पिताजी को पता चल गया तो? अरे हमारे जान निसार पिताजी को बताएगा कौन? मैं तो नहीं बताऊंगी। और वो क्लास का जगदीश और चंपा, उनकी आंखों में तो हमारा खौफ इस कदर है कि हम उनका कत्ल भी कर दे तो सांस न लेंगे। अच्छा अच्छा बस करो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनती रहती हो। अरे तो इसमें झूठ क्या है? हमने कितनी बार क्लास बंक की है, खबर लगी किसी को आज तक क्या? और आज भी नहीं लगेगी। अब चल। उसने नंदनी का हाथ पकड़ा और कॉलेज में ही बने एक छोटे से तालाब के पास गई, जहाँ रंग बिरंगी मछलियां थी और आसपास बहुत सारे रंग बिरंगे फूल भी लगे थे। इन दोनों का जब मन नहीं करता तो अक्सर यहाँ बैठकर बातें करती थी। तालाब के किनारे बने चबूतरे पर दोनों सहेलियां बैठ गई और तब केतकी नंदनी की चोटी खींचते हुए बोली, मोहतरमा अब बोलो, क्या बात है जो इतना मुंह सुजा रखा है? नंदनी बुझे मन से सिर झुकाए बोली, तुझे पता नहीं है, आकाश के घर से तार आया है, वो अपने घर जाएगा। तूने तो कहा था कि उस बंदर का घर नहीं है। हाँ पहले तो यही पता था, ये बात तो आज ही पिताजी ने बताई है। आए हाय, निहायत ही झूठे किस्म के हैं तुम्हारे आकाश बाबू, ऐसा मत कहो। अच्छा जी, फिर कैसे कहूँ? हो सकता है कोई बात हो जो वो सबको बताना ना चाहते हो। अच्छा चल ठीक है, पर जा रहे हैं तो तेरे दिल में क्यों सांप लौट रहा है? मुझे डर लग रहा है कहीं वो हमेशा के लिए। हाँ तो चला जाए, तुझे क्या दिक्कत है? तब केतकी ने बड़ी ही गंभीर मुद्रा बनाते हुए सर नीचे करके तालाब के पानी में देखा, फिर अचानक से चहकते हुए बोली, तुम अपने पिताजी को सब कुछ बता क्यों नहीं देती? नंदनी ने हाथ झटकते हुए कहा, क्या पागल तो नहीं हो गई है? पिताजी क्या सोचेंगे? केतकी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए फिर कहा, अच्छा क्या आकाश ने तुझसे कभी कुछ कहा? नहीं, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो फिर तू क्यों झूठी उम्मीद लगाए बैठी है? साफ साफ बात कर और शादी कर ले। हाँ बस यही रह गया है, चढ़ा दे सूली पर। तेरे पास और कोई समाधान तो है नहीं, तू ही शादी कर ले। अरे मैं तो कर ही लूंगी, मुझे तो बड़ा मजा आता है। शादी करो तो नए नए कपड़े, गहने, रुपए और मुफ्त का कोई ख्याल रखने वाला मिल जाएगा। अभी कल ही पिताजी किसी के लिए कह रहे थे। क्या कह रही है तू? शादी कर लेगी? हाँ क्यों नहीं, करना क्या है, मैं तो शादी करके महारानी बन के रहूंगी। नंदनी आशंकित मन से उसे देखने लगी। तू मुझे छोड़कर चली जाएगी? अरे एक दिन तो सबको जाना है, तू भी किसी दिन मुझे छोड़कर जाएगी, फिर तो नहीं सोचेगी कि केतकी तू अकेली कैसे रहेगी। पर अब तक नंदनी की आंखों में आंसू बहने लगे थे। केतकी को समझ नहीं आया कि इसमें भला रोने वाली बात क्या है। पर केतकी कैसे समझ पाती कि नंदनी की अगर शादी कहीं होती है तो उसे न सिर्फ उसके पापा दूर हो जाएंगे बल्कि आकाश भी छूट जाएगा, और वो आकाश से बिल्कुल दूर नहीं जाना चाहती। तभी पहला घंटा समाप्त होने की घंटी बजी और केतकी ने कहा, लो अब दूसरी बार बलिदान होने का बुलावा आ गया है। चलो देवी जी, ये आंसू बहाने के लिए नहीं, इन्हें संभाल कर रखो और इकट्ठे आकाश बाबू के सामने उड़ेल देना और अपने मन की बात भी कह देना, तब शायद कोई समस्या का हल मिल जाए।
केतकी के समझाने बुझाने पर नंदिनी क्लास में चली गई, पर उसका मन कक्षा में नहीं था। वो बस सोच रही थी कि काश एक बार आकाश से मिले और उससे अपने व्यवहार के लिए माफी मांग ले। जिसे वो देवता की तरह पूजती है, उसी को बार बार चोट पहुंचा देती है। इस बार से नंदिनी को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर आकाश कॉलेज पहुंचा तो उसका भी मन उदास ही था। मन में तमाम सवाल के बदले घुमट रहे थे कि हेमंत ने उसके चेहरे को भांपते हुए उससे पूछा, क्या हुआ भाई? लगता है अभी तक समझौता नहीं हुआ। आकाश, ऐसी कोई बात नहीं है। घर वाले बुला रहे हैं और मैं जाना नहीं चाहता, पर प्रोफेसर साहब चाहते हैं कि मैं जाऊं। हाँ तो क्या दिक्कत है, एक बार जाकर आ जाओ। अब तुम कोई बच्चे थोड़ी हो कि तुझे वहां पकड़ कर रख लेंगे। आकाश ने हेमंत की बात को अनसुना करते हुए कहा, अच्छा सुन, लाइब्रेरी के बाद सुजैन के घर चलना है। ये सुनते ही हेमंत के चेहरे के तो रंग ही बदल गए। बेवजह मुस्कुराहट फैल गई उसके चेहरे पर। मैं तो तैयार हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि घर जाकर अपनी शर्ट बदलूं, ये थोड़ी कम अच्छी है, और कुछ खुशबू वुशबू भी लगा लूं, आखिर मुझे सुजैन के घर जाना है। आकाश ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तो मैं तुझसे कह रहा हूँ, अकेले जाने में मुझे थोड़ा डर लग रहा है। इतनी खूबसूरत लड़की से डर पहली बार सुन रहा हूँ। और खूबसूरत ही नहीं, काफी समझदार भी है भाई, मैंने तो उसे अपना दोस्त बना लिया है। पर मुझे कुछ और बात करनी है। ठीक है, चलेंगे। दोपहर तक दोनों सुजैन की बुक शॉप पर पहुंचे तो सुजैन ने जिद करके उनको घर चलने के लिए कहा, लेकिन जब दोनों घर पहुंचे तब तक वहां नंदिनी भी पहुंच चुकी थी, जिसे देखकर सब हैरान थे। आकाश और हेमंत को लेकर जैसे ही सुजैन अपने घर पहुंची तो वहां नंदिनी को देखकर सब हैरान थे। उसके साथ केतकी भी खड़ी थी। अरे वाह! आज तो कमाल ही हो गया। क्या लाजवाब दिन है आज। इतने सारे सितारे एक साथ, वो भी मेरे गरीब खाने पर। आज तो कुछ अलग ही महफिल सजेगी। सुजैन बोले जा रही थी, पर सुजैन के घर पर आकाश को देखकर नंदिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आकाश आगे बढ़ा, नंदिनी तुम यहाँ, तुम स्कूल में क्यों नहीं हो? यही बात तो मैं भी आपसे पूछ सकती थी, लेकिन मुझे पता है आपका जवाब भी आपकी तरह ही झूठ होगा। पर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं था कि आप इस वक्त यहाँ मिलेंगे। अरे अरे, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। पहले पानी पियो और मुझे 5 मिनट दो। मैं सुबह जल्दी निकलती हूँ तो घर थोड़ा बिखरा सा है। नंदिनी तो कुछ नहीं बोली, पर केतकी बोली, कोई बात नहीं दीदी, मैं आपकी मदद करती हूँ। हेमंत भी भला पीछे कहाँ रहने वाला था। वो भी आगे आया और बोला, अरे मिस सुजैन, फिक्र नोट, आपका ये नाचीज दोस्त यही है, और मेरे होते भला आप काम क्यों करेंगे? अच्छा तो फिर कल से आ जाना सुबह सुबह। यह कहकर वो जोर से खिलखिला पड़ी तो बाकी सब भी हंसने लगी, पर नंदिनी और आकाश चुप ही रहे। दरअसल नंदिनी को सुजैन ने ही बुलवाया था, वो भी प्रोफेसर साहब से कहकर। वो नंदिनी को सब सच बताना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था नंदिनी के मन में कोई वहम घुस गया है उसे और आकाश को लेकर, लेकिन नंदिनी ने इसे भी कुछ और ही समझ लिया। केतकी को कोहनी मारते हुए नंदिनी फुसफुसाई, उसके साथ कहाँ जा रही है काम करने? जरा देखो तो कैसे पराए मर्दों के सामने दांत फाड़ रही है, शर्म नाम की चीज भी नहीं है। केतकी ने आंखें दिखाते हुए कहा, उसे चुप रहने के लिए कहा। तभी सुजैन का भाई वहां पहुंचा, उसके हाथों में लिली के फूल थे। वो सीधा सुजैन के पास पहुंचा। दीदी देखो, लिली के फूल आ गए हैं, अब रोजी आएगी ना? केतकी सर को खुजाते हुए सोचने लगी, ये कौन सा नमूना है? वैसे दिखने में तो ठीक ठाक बांका गोरा चिट्ठा भी है, पर हरकतें तो बच्चों जैसी लग रही है। तभी सुजैन बोली, हाँ सेम रोजी आएगी, पर तुमने फूल क्यों तोड़े? रोजी नाराज होगी ना? नहीं सुजैन, वो हमेशा कहती थी कि खूबसूरत फूल खूबसूरत लोगों के लिए होते हैं, तो मैं इसे रोजी को दूंगा क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। पर जब तक रोजी आएगी तब तक तो ये फूल सूख जाएंगे ना? ये सुनकर सैम थोड़ा हैरान हुआ, फिर कुछ सोचते हुए उसने झट से फूल केतकी को थमा दिया। केतकी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थी। अचानक से अपने हाथ में फूल देखकर वो थोड़ा घबरा गई और इधर-उधर देखने लगी। ये विचित्र मानस फूल मुझे क्यों दे रहा है? तभी सेम ने कहा, तुम इसे रखो क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, मेरी रुचि की तरह। और ये कहते हुए वो अपने कमरे में भाग गया। सॉरी केतकी, मेरा भाई थोड़ा। आकाश बीच में बोला, कोई बात नहीं, इसे रख लो केतकी, सेम ने बड़े मन से तुम्हें दिया है, उसका दिल बिल्कुल बच्चों की तरह है, अगर तुम नहीं लोगी तो उसे बुरा लगेगा।
केतकी ने पूछा, रोजी कौन है और वो कब आने वाली है? सुजैन ने एक लंबी सांस खींचते हुए कहा, रोजी शैम की होने वाली वाइफ थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर शैम को लगता है कि वो जिंदा है और जल्द ही उससे मिलने आएगी। ये सुनते ही केतकी ने एक सांस खींच ली, पर नंदिनी की आंखें भर आई। सुजैन ने कहा कि वो शैम को समझा लेगी। कभी फुर्सत से आओ, तुम्हें सारी बातें बताऊं, पर फिलहाल तुम लोग बैठो ना, मैं खाने को कुछ लाती हूँ। नहीं मिस सुजैन, मैं बस ये कहने आया था कि मैंने बिना आपकी इजाज़त के आपके बगीचे से फूल तोड़े थे। सुजैन ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं जानती हूँ, पर तुमने जिस कारण किया उसकी वजह से मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। नंदिनी, आकाश ने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया। रिश्तों में भरोसा होना बहुत ज़रूरी होता है, तो प्लीज़ उससे नाराज़ मत हो। वैसे ये मुझे अपना दोस्त तो कभी मानेगा नहीं, पर मैं उसे दिल से अपना दोस्त मानती हूँ। मुझे लगता है तुम दोनों की नाराज़गी छोड़कर एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। छोड़िए ना मिस सुजैन, फिलहाल मैं चलता हूँ, मुझे अपने घर जाना है, लौटकर आने के बाद बात करते हैं। नंदिनी, तुम चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। नंदिनी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था, इसीलिए वो आकाश के साथ नहीं जाना चाहती थी। लेकिन दोबारा आकाश ने थोड़ा तल्खी से कहा, नंदिनी मैं बाहर हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। ये कहकर आकाश चला गया तो थोड़ी देर में नंदिनी भी केतकी के साथ बाहर आई और बोली, अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो क्या केतकी अकेले घर जाएगी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, केतकी भी हमारे साथ चलेगी, मैं उसे भी छोड़ दूंगा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी शैम केतकी के पास आया और एक और फूल देते हुए उससे बोला, तुम सच में बहुत सुंदर हो, बिल्कुल मेरी रोजी की तरह। जब वो आएगी तब तुम जरूर उससे मिलना। इस बार केतकी सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई, उसे शैम से हमदर्दी होने लगी। केतकी को घर छोड़ने के बाद आकाश और नंदिनी घर लौट आए। आकाश सीधे अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगा। नंदिनी बार बार बेचैनी से हॉल में चहलकदमी कर रही थी। कभी अपने हाथों को मसलती तो कभी लंबी-लंबी सांसें लेती। उसके मन में कितना कुछ चल रहा था। केतकी ठीक ही तो कहती है, एक बार मैं अपने दिल की सारी बात कहकर उनसे उनकी बात जान लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ सपने सजाती रहूँ और उनके दिल में कोई और हो। वो सीधा आकाश के कमरे में पहुँची। उसने बात घुमाते हुए आकाश के मन की थाह लेनी चाही। तुम जा तो रहे हो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ कोई और तुम्हारा इंतजार कर रहा हो और तुम उसी के लिए जा रहे हो, या फिर मुझसे तंग आकर दूर जा रहे हो? ये कैसी बातें कर रही हो? घर से चिट्ठी आई है इसीलिए जा रहा हूँ, विश्वास ना हो तो खुद पढ़ लो। ये कहते हुए उसने चिट्ठी अपनी जेब से निकालकर नंदिनी के हाथ में रख दी। नंदिनी ने चिट्ठी को पढ़ा, फिर अपनी मुट्ठी में रख लिया और बोली, अगर पिताजी मेरी शादी किसी और से कर देंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? नंदिनी ने सवालों के जो तीखे बाण छोड़े थे उससे आकाश हड़बड़ा गया। फिर बोला, तुम उनकी बेटी हो, तुम पर उनका हक है। अगर वो तुम्हारा विवाह करेंगे तो भला मुझे क्या दिक्कत होगी? अच्छा, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, भला मुझे क्या दिक्कत होगी? अब नंदिनी से नहीं रहा गया। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोर कर अपने मन की बात आकाश से कह दी, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ तब? नंदिनी की इस बात से आकाश और घबरा गया था। उसके माथे पर पसीना झलकने लगा। वो नंदिनी से मुंह फेरकर दूसरी ओर जाकर खड़ा हो गया। कमरे में सन्नाटा तो पहले ही पसरा था, लेकिन अब वो बहुत भयावह लगने लगा था। नंदिनी की आंखें बार बार आकाश का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आकाश ने उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। नंदिनी की आंखों में गंगा यमुना बहने लगी। उसे कुछ कहते नहीं बन रहा था। अपनी पूरी ताकत लगा के वो जितना कह सकती थी उसने कह दिया। इसके आगे उसकी भी हिम्मत जवाब दे रही थी। मन में पछतावा, ग्लानि, बेचैनी, डर और जाने कितने भाव उमड़ रहे थे। उसका मन किया कि जाकर कहीं डूब मरे, पर ऐसा करने से आकाश तो नहीं मिलने वाला। आकाश भी नंदिनी का गुस्सा भली-भांति जानता था, इसीलिए जैसे ही नंदिनी उठकर जाने को हुई, देखो नंदिनी, पहले ही मैं उनके एहसानों के बोझ के तले दबा हूँ। मैं उन्हें और कोई तकलीफ नहीं दे सकता। समाज में उनका मान-सम्मान है, लोग क्या कहेंगे? नंदिनी बिखर चुकी थी, पर उसका स्वाभिमान अब उसे वहाँ रुकने नहीं दे रहा था। ना ही वो आकाश के सामने अपने प्रेम की भीख मांगना चाहती थी। उसने खुद को समेटा और बोला, ठीक है, फिर अब किसी बात का अफसोस मत करना। आकाश के दिल पर मानो पत्थर गिर रहे थे। नंदिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। ये बात उसके होठों पर आकर रुक गई। उसने जोर से अपने होठों को भींच रखा था कि गलती से भी उसके दिल की बात नंदिनी को न पता चल जाए। वो जानता था कि प्रोफेसर साहब
और उसका कोई मेल नहीं है। नंदिनी अभी नादान है। कल जब उसके और नंदिनी के रिश्ते की बात समाज में फैलेगी तो प्रोफेसर साहब का कितना अपमान होगा। लोग कहेंगे कि आकाश कितना एहसान फरामोश निकला, जिसने उसको सहारा दिया, उसने उसी की इज्जत मिट्टी में मिला दी। नंदिनी आकाश की खामोशी देखकर टूट सी गई। वो भागते हुए अपने कमरे में चली गई। आकाश की भी तो आंखें भीग चुकी थी, पर उसने उन्हें पहुंचते हुए खुद को समझा लिया कि उसे नंदिनी के बिना ही जीना होगा। उसने प्रोफेसर साहब का भी इंतजार नहीं किया और सीधा अपने गांव के लिए ट्रेन पकड़ लिया। नंदिनी ने पूरी कोशिश की वो आकाश का मन पढ़ सके, पर आकाश ने उसे निराश किया। लड़की होकर भी उसने आगे बढ़कर अपने प्रेम को स्वीकार किया, पर आकाश ऐसा नहीं कर सका। उसमें इतनी हिम्मत नहीं आ पाई कि वो सामाजिक बंदी से समाज की पुरानी सोच को दरकिनार करते हुए नंदिनी का हाथ थाम ले। नंदिनी अपने कमरे में रोती रही और आकाश अपने गांव चला गया। यह एक अव्यक्त प्रेम था। प्रेम दोनों तरफ था, पर स्वीकारने की शक्ति केवल एक में ही थी। कहते हैं, प्रेम सच की तलवार का सामना न कर सके, उसका टूट जाना ही बेहतर होता है। आकाश के इस व्यवहार से एक तरफ जहां नंदिनी दुखी थी, दूसरी तरफ खुद को अपमानित भी महसूस कर रही थी। अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो मन ही मन सोचने लगी, माना कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरा अपमान करे। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि उन्होंने क्या खोया है। तभी उसे हॉल में किसी की बातचीत की आवाज़ सुनाई दी। वो सोचने लगी, भला इस वक्त कौन आया होगा। उसने अपनी आंखें पोंछी और खुद को आदमकद आईने में निहारा और आश्वस्त होकर बाहर हॉल में आई तो देखा उसकी बुआ जी आई है। बुआ जी, आप कब आई? नंदनी, मेरी बच्ची, देखो तो कितनी बड़ी हो गई। इधर तो आओ, अपनी बुआ के गले नहीं लगोगी। नंदनी बेमन से उनके पास आई तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया। फिर नंदनी ने पूछा, कैसी हो बुआ जी? आप अकेले आई हो? बुआ जी तो ठीक है, पर तुझे क्या हुआ? मुझे कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तो अब बुआ जी से भी झूठ बोलेगी। चल, तुझे मैं बाद में देखती हूँ। मदन कहाँ है? पिताजी अभी आए नहीं है। राम राम। सियानी बेटी को घर में अकेला नौकरों के भरोसे छोड़ जाने कहाँ घूम रहा है ये नालायक। शाम हो गई है, कम से कम इस वक्त उसे घर पे होना चाहिए। आने दो, आज उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। महाराज जी अब तक जलपान लेकर आ गए। दीदी जी, आप सफर से थक गई होंगी, चाय पानी पी लीजिए, साहब आते ही होंगे। हाँ हाँ, ठीक है बेटा। नंदनी, मेरे पास बैठो। नंदनी का मन तो नहीं था, पर वो बैठ गई। फिर इधर उधर की बातें होने लगी। इधर आकाश सालों बाद अपने गांव पहुंचा तो उसका शक सच साबित हुआ। वहां वास्तव में कोई बीमार नहीं था, बस उसे वापस बुलाने के लिए ये सारा स्वांग रचा गया था। दरअसल आकाश के गांव के सरपंच की बेटा राधा भी लखनऊ पढ़ने आई है। आकाश के ही कॉलेज में उसने दाखिला लिया था। उसने जब आकाश को वहां देखा तो वापस आकर सबको बता दिया, क्योंकि उसे लगता था कि उसके घर वाले आकाश के लिए परेशान हैं। उसी ने आकाश के दोस्तों के साथ मिलकर पता किया कि आकाश प्रोफेसर साहब के घर रहता है। वो तो मन ही मन उसे शुरू से प्रेम भी करती है, पर कभी सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। जब आकाश को ये सब पता चला, उसके घर वालों ने उसे बुलाने के लिए झूठा नाटक किया, तो वो बहुत नाराज हुआ। आप लोगों को इतने दिनों तक मेरी याद नहीं आई और आज अचानक से? ऐसा मत कहो बेटा, हम तुझे कब से ढूंढ रहे थे, पर तुम्हारा पता ही नहीं मिला। वो तो राधा बिटिया लखनऊ पढ़ने गई तो तुम्हारे ही कॉलेज में उसका दाखिला हुआ। उसी ने तो हमें तुम्हारे घर का पता बता दिया था। बेटा, अब काम नहीं होता है, तुम आ जाओ तो थोड़ा काम धंधा संभल जाए। वैसे तुम्हारी पढ़ाई कब खत्म होगी? उसके बाद तुम्हें नौकरी तो मिलेगी ना? सुना है वहाँ तुम किसी प्रोफेसर के घर में रह रहे हो, खाना पानी पीना सब मुफ्त का है। उनकी एक बेटी है जिसको तुम पढ़ाते हो, वो फीस तो देते हैं ना, कि खाने खर्चा में तो नहीं काट लेते? अब समझा मैं, आप लोगों को मेरी नहीं, मेरी नौकरी की ज़रूरत है। नौकरी की भी नहीं, नौकरी से मिलने वाले पैसों की ज़रूरत है। जब मैं पढ़ने लिखने की बातें करता था, तब आपने मेरी बात नहीं मानी। आज जब मैं ज़बरदस्ती जाकर पढ़ाई कर रहा हूँ, तो यहाँ भी आप लोग मुझे चैन से नहीं रहने देंगे। वो लगभग चीखते हुए एक सांस में सारी बातें कह गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी, उसका गला भी सूखने लगा था। फिर उसने खुद को शांत किया, फिर बोला, मैं तो सौतेला हूँ ना, भला मेरी परवाह किसे होगी।
ऐसा मत कहो बेटा, मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी और ना ही मैं यहाँ रुकने वाला हूँ। मैं बस आपको इतना बताने के लिए आया हूँ कि मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगा, पर इतना कर सकता हूँ कि अगले महीने से आप लोगों में को मैं कुछ पैसे भेज दिया करूँगा, क्योंकि अब मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगा। उससे जो भी पैसा मिलेगा उससे अपना और आप लोगों का खर्चा उठाऊँगा। बस इससे ज़्यादा फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकता। इस गुस्से और झुंझलाहट में वो दाँत पीसते हुए बोला, और अभी तो मुझे राधा से मिलना है, वो मेरे ही कॉलेज में है, मुझे पता भी नहीं, और तो और यहाँ आकर उसने सबको बता भी दिया। ये उसने ठीक नहीं किया। ये कहते हुए वो तुरंत वहाँ से वापस चल दिया। इस राधा की इतनी मजाल, एक बार मुझे मिल जाए फिर मैं उसको बताता हूँ कि मेरी चुगली करने का क्या अंजाम होता है। ये कहते हुए आकाश वापस बस अड्डे पर आ गया। अगली बस लखनऊ के लिए मिलने में अभी पूरा 1 घंटा था, पर घर में रुकने की बजाय उसे बस अड्डे पर रुकना ज़्यादा ठीक लगा। उसे नंदिनी की याद आ रही थी। मैं उसे रोता हुआ छोड़कर चला आया, पता नहीं उसकी क्या हालत हुई होगी। उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, कितनी तो ज़िद्दी है, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। नहीं, अब थोड़ी समझदार हो गई है, ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी, पर मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे उसका लगाव मेरी तरफ बढ़े, और यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। हे भगवान, उसे एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए जो उसका ख़्याल रखे, उसे समझे, उसके नखरे उठाए, तो फिर मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। वो इन्हीं ख़्यालों में खोया था, तभी बस की हॉर्न की आवाज़ आई। 1 घंटा कैसे बीत गया पता नहीं चला। वो वापस लखनऊ वाली बस में बैठ गया। शाम को जब प्रोफ़ेसर साहब घर आए तो अपनी बड़ी बहन को देखकर बहुत खुश हुए। अरे दीदी, आप कब आई? भुआजी गुस्से में बोली। तुम्हें तो कोई फ़िक्र नहीं, शहानी लड़की घर में छोड़कर रात भर पता नहीं कहाँ घूम रहे हो। अरे दीदी, नाराज क्यों होती हो? रात भर कहाँ, अभी 7 ही तो बजे हैं। पर मदन, दीदी गुस्सा छोड़ो, ये बताओ सफ़र कैसा रहा? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अकेले क्यों चले आई? मुझे बताती तो मैं गाड़ी भिजवा देता। अगर मैं पहले बता देती तो मुझे पता कैसे चलता कि यहाँ क्या हो रहा है? जैसे ही प्रोफेसर साहब आए, नंदिनी उठकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उसे भुआजी के साथ बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो आकाश की फिक्र हो रही थी, पर पूछे भी तो किससे? प्रोफेसर साहब चाय पीते हुए बोले, अब बताओ कि सब कुशल मंगल तो है? जरूर कोई खास बात होगी, वरना इतने दिनों तक तो मेरी याद आई नहीं। नहीं मदन, ऐसी कोई बात नहीं है, घर से फुर्सत नहीं मिलती। पर तेरी एक बात तो सच है कि यहाँ मैं कोई जरूरी काम से ही आई हूँ। प्रोफेसर साहब हंसते हुए बोले, तो अब जल्दी से बता दो कि वो जरूरी काम क्या है। बुआजी ने अपने पर्स से एक तस्वीर निकालते हुए उनके सामने रख दी और कहा, ये देख, नंदनी के लिए बहुत अच्छा लड़का है, नाम अखिलेश है, वकालत कर रहा है, अच्छी खासी कमाई होती है और परिवार खानदान भी अच्छा और साफ सुथरा है। हमारी नंदनी राज करेगी। प्रोफेसर साहब को कोई उत्सुकता नहीं थी। उन्होंने कहा, पर दीदी, नंदनी की अभी उम्र ही क्या है? नंदनी अभी घर परिवार की जिम्मेदारियां उठाने लायक नहीं है। ये तो आकाश जब से आया है तो थोड़ा बहुत संभल गई है, वरना खुद नंदनी को संभालने की जरूरत है। अब ये आकाश कौन है? क्या वो हमारे घर में रहता है? दीदी, आकाश मेरा ही विद्यार्थी है, बहुत ही अच्छा लड़का है। जब से वो यहाँ रहने आया है तब से नंदनी में काफी सुधार हुआ है। अब वो नंदनी को पढ़ा भी देता है। बेचारा पैसे से थोड़ा कमजोर है, इसीलिए मैंने उसे यहीं रहने के लिए कहा है। ये सुनकर बुआजी बहुत नाराज हुई। प्रोफेसर साहब की बातें उन्हें फूटी आंख न सुहाई। वो तुरंत उठ खड़ी हुई और बड़े ही रौब से बोली, मदन, तुम्हें लोक लाज की जरा भी परवाह नहीं है? एक पराये मर्द को घर में बिठा कर रखा है, जबकि खुद की शानी बेटी घर में बैठी है। समाज मर्दों को कभी कुछ नहीं कहता, तुम्हारी बेटी पर ही अंगुली उठेगी। नंदनी की उम्र में मेरे दोनों बेटा पैदा हो चुके थे, इसीलिए ये मत कहो कि नंदनी की अभी उम्र ही क्या है। तुम सारा दिन भर बाहर रहते हो, ये घर में अकेली लड़की रहती है, तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है इसकी? नहीं दीदी, अभी नंदनी शादी के लायक नहीं है, मुझे उसे पढ़ाना है। और रही बात आकाश की, तो आकाश को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। समाज की मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे अपनी बेटी की खुशी की परवाह है। एक बार मैं उसके साथ अन्याय कर चुका हूँ, अब दोबारा नहीं करूँगा। वो बिन माँ की बच्ची, अगर मैं ही अपनी बेटी को नहीं समझूंगा तो फिर कौन समझेगा? नहीं दीदी, नंदनी की शादी तो अभी हरगिज नहीं करूँगा। तेरी तो मति ही मारी गई है, इसका भला बुरा समझ नहीं आ रहा। करो अपने मन की, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर मुझे मत कहना। उसकी उम्र की लड़कियों की शादी हो गई है, सब अपना घर संसार संभाल रही है, और पढ़ा लिखा कर क्या कलेक्टर करवाओगे? और शादी हो जाए तो कम से कम तुम भी निश्चिंत ही तो रहोगे।
पर प्रोफेसर साहब का मन न माना, बोले, नहीं दीदी, अभी मेरा मन नहीं है। नंदनी मुझसे दूर चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगा? भुआ जी बोली, आराम से सोचना, इतनी भी जल्दी नहीं है। अभी तो सिर्फ लड़के की फोटो देखी है, उसके बारे में जानो, फिर मिलना जुलना। 1 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा, तब तक तो उसकी 12वीं भी हो जाएगी। प्रोफेसर साहब सोच में पड़ गए। दोनों परिस्थितियां सही थी। दीदी का कहना भी सही था, उनका सोच भी सही था कि नंदनी को पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़ा होना था। लेकिन इस वक्त अगर भुआ जी से कुछ भी कहते तो वो बुरा मान जाते, इसीलिए उन्होंने इस बात को टाल दिया और दूसरी बात छेड़ दी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।